अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है माही माही कोकड़ी, जो कि तहरीर है हुमा कोकब बुखारी की। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले एपिसोड की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल की रेटिंग अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 12। इस मर्तबा रजब अली का इरादा ज़्यादा दिन तक लाहौर में रुकने का नहीं था। उसने हैदर अली से वादा कर रखा था कि गोरी के सिलसिले में बाबा जान से बात करेगा। इसलिए एक हफ्ते में ज़रूरी ख़रीदारी से फारिग होकर और बाकी सामान का ऑर्डर देकर उसने रखते सफ़र बांध लिया था। उसे गांव पहुंचने की इस कदर जल्दी थी कि धूप की परवाह किए बगैर उसने उसी वक्त सफ़र शुरू कर दिया था ताकि रात तक हवेली पहुंच सके। जेवरात का ऑर्डर देते ही वो गांव की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसे कौन सा सामान साथ लाना था। जो कुछ खरीदारी थी वो मुलाजिमीन को अपने साथ लानी थी, और इसका तो अपना कुछ सामान था ही नहीं। लाहौर में गुलबर्ग वाले मकान में सब कुछ पहले से मौजूद था। बस एक रिवॉल्वर था जो वो हर वक्त अपने पास रखने का आदी था। बस एक रिवॉल्वर था जो वो हर वक्त अपने पास रखने का आदी था। इसके अलावा सफ़र पर निकलते हुए वो कोई सामान पास नहीं रखता था। वो गाड़ी चला रहा था और बिजली सीट पर शकूरा ऊँगता रहा। रास्ते भर वो हैदर अली और गोरी के बारे में सोचता रहा। शायद वो पहले ही बाबा जान से इस सिलसिले में बात कर लेता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अचानक ही उसे लाहौर जाने का हुक्म दे दिया, और इनका हुक्म टालना उसे किसी सूरत पसंद नहीं था। फिर ये सोचकर भी वो शहर चला आया कि शादी तो बहरहाल हैदर अली की होनी ही है, इसीलिए ख़रीदारी तो कर लेनी ही चाहिए। लगे हाथों कुछ रोज़ की उगताई हुई ज़िंदगी से बाहर निकलने का मौका भी मिल जाएगा। रह गई गोरी वाली बात, तो वो आकर भी की जा सकती है। इन्हीं सोचों में गुम उसने जीटी रोड से गाड़ी गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर उतार ली थी। यहाँ हर तरफ अंधेरे और सन्नाटे का राज था। चांद बादलों की ओर से कभी कभी झांकता, फिर वहीं छुप जाता। लगता था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी, जबकि वो बारिश से पहले पहले हवेली पहुंच जाना चाहता था। गांव के कच्चे रास्तों पर अपनी कार को लथपथ करना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। ऐसे में जैसे ही उसने मोड़ मुड़ा, दो हेवले उसके सामने आ गए। हजूर, ये तो अच्छू है। शकूरा हेडलाइट की रोशनी में उसे देखकर जल्दी से बोला। रजब अली ने कार रोक दी। और इसके साथ कौन है? पता नहीं सरकार, पहली मर्तबा इसके साथ कोई लड़की देख रहे हैं। अच्छू और उसके साथ वाली लड़की दोनों रुक चुके थे। लड़की ने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। हवा के झोंके से उसका बारीक सफ़ेद रेशमी दुपट्टा उतरकर लहरा रहा था, लेकिन सबसे खूबसूरत उसके बेहद लंबे बाल थे, जो हवा के दोष पर ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी ने फिजा में रेशम बिखेर दिया हो। चेहरे को छुपाने वाले उसके गोरे गोरे हाथ किसी को भी दीवाना बना लेने के लिए काफ़ी थे। सफ़ेद पिराहन में लिपटी वो लड़की बिल्कुल आसमान से उतरी हूर लग रही थी। ये सरस्वती है, लक्ष्मी है कि उमा? रजब अली ने सोचा था। या फिर एल्फ्रेडो या फिर एफ्रोडाइट मुजस्सिम हो गई है। लेकिन अजीब बात थी, ऐसी मुकम्मल खूबसूरती बहुत कम देखी थी उसने। फिर भी इतना हुस्न देखकर पहली मर्तबा उसके जज्बात में हलचल ना हुई थी। बस वो इस कदर हुस्न देखकर हैरान हो रहा था। आसमान से उतरी इस परी को देखने के बाद वो अच्छू को भी फरामोश कर चुका था। उस लड़की को करीब से देखने की ख्वाहिश लेकर वो कार से उतर आया था। अच्छू की निगाहें कार पर ही मरकूज थी। हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी के बायस वो ये नहीं देख सका कि कार में कौन है, लेकिन अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। कार सवार रजब अली या फिर हैदर अली में से कोई था। ज़हनी तौर पर वो हर तरह के ख़तरे के लिए तैयार हो चुका था। और फिर रजब अली को उतरते देखकर उसने गहरा सांस लिया, ज़ेबुन्निसा को खुद से करीब कर लिया। रजब अली भी बगौर उन्हीं की तरफ देख रहा था। कार के दूसरे दरवाजे से शकूरा भी उतर आया था। नमक हराम, तेरा ख्याल था कि तू बड़े शाह साहब से बच जाएगा। शकूरा उतरते ही बोला। लेकिन देख, तेरी मौत खुद तुझे खींचकर इन्हीं के रूबरू ले आई है। बड़े भाईजान, ज़ेबुन्निसा ने ज़ेरे लब कहा। सर्दी की एक लहर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में घुसती महसूस हुई और वो बेसाख्ता चीख पड़ी। अचू, मुझे बचा लो। चिल्लाते हुए उसने अचू के पीछे छुपने की कोशिश की। रजब अली जैसे किसी ख्वाब से बेदार हो गया। उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। ज़ेबी? गो के वो ज़ेबुन्निसा की शक्ल नहीं देख सका था, लेकिन उसकी आवाज़ तो वो करोड़ों की आवाज़ में भी पहचान सकता था। गुस्से और नफरत का जहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गया। उसके पास ये सोचने का वक्त नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। ये अमल का वक्त था, लेकिन इस जोश में भी उसके हवास बरकरार थे। इस कदर बेइज्जती का उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और बेइज्जती तो अपनी बहन के हाथों। सर मुड़े बगैर वो शकूरे से मुखातिब हुआ। शकूरे, तुम गांव चले जाओ, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन शाह साहब, आपको इस तरह छोड़कर? कुछ ना समझने के बावजूद उसे एहसास हो गया कि सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा संगीन थी जितना कि उसे नज़र आ रही थी। हम कह रहे हैं तुम गांव जाओ, रजब अली ने सख्ती से हुक्म दिया। जी बेहतर। वो मुड़ गया। रजब अली तब तक खामोशी से वहीं खड़ा रहा जब तक शकूरा अंधेरे में गुम ना हो गया।
अच्छू भी इसी तरह खामोश खड़ा रजब अली को घूरता रहा, जबकि ज़ेबुन्निसा उसे मजबूती से थामे उसके पीछे छुपी खड़ी थी। ज़ेबी, मेरे पास आओ। रजब अली की आवाज़ उभरी। नहीं नहीं नहीं, वो स्ट्राइक अंदाज में चिल्लाई थी। ज़ेबी, मैं दूसरी और आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। उसके अंदाज में जाने क्या था कि ज़ेबुन्निसा की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। कुछ कहने की बजाय उसने अच्छू के बाजू को मजबूती से थाम लिया था। चंद सानी रजब अली इंतज़ार करता रहा, फिर उसने आगे कदम बढ़ा दी। रुक जाओ रजब अली, मजीद एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अच्छू ने तंबीह की। इस वक्त मैं वो अच्छू नहीं जिसे तुमने बेखबरी में पीट डाला था। वैसे तो तुमसे वो हिसाब भी बेबाक करना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़ेबी की खातिर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब अगर मेरी बहन का नाम अपनी गलीज़ ज़ुबान पर लाए तो तुम्हारी ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। रजब अली ने सफाक लहजे में कहा। लेकिन हर मर्तबा ज़ेबी भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। अच्छू ने उसकी बात नज़रअंदाज करके अपनी पूरी बात की। ज़लील इंसान, दिल तो चाहता है कि तुझे कुत्ते की मौत मारूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये धरती तेरा गलीज़ बोझ ज़्यादा देर तक अपने ऊपर उठाए। इसीलिए उसने बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया था। इस खिलौने से मारोगे मुझे? अच्छू हंसा था। कम से कम मुझे ये तसल्ली रहेगी कि तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं, इनके जोर पर मेरी कमर ज़मीन से लगा सको। और ये भी कि मुझे मार देने के बावजूद भी तुम्हारी बहन मेरी ही रहेगी। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, मरने या मारने से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। बस इतना काफ़ी है। रजब अली ने रिवॉल्वर सीधा रखा। अच्छू के पीछे छुपी ज़ेबी को इन मुकालमों से कुछ भी अंदाज़ा ना हुआ कि आने वाले लम्हात पर उस पर क्या क़यामत आने वाली। बस एकदम से मुसलसल धमाके हुए और अच्छू दोहरा होकर अपने खून में लथपथ ज़मीन पर गिर गया। जनसानिया तो ज़ेबुन्निसा को अंदाज़ा ही ना हुआ कि हुआ क्या है, और फिर जब अंदाज़ा हुआ तो अच्छू इससे बहुत दूर जा चुका था। इतनी दूर जहाँ से जाकर भी कोई लौटा नहीं करता। नहीं, वो चिल्लाकर अच्छू पर झुक गई। ऐसा नहीं हो सकता, उठो उठो, तुमने मुझे सबसे बचाने का वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम हर रुकावट अबूर करके मुझे यहाँ से ले जाओगे। अब कहाँ चले गए? उसने अच्छू के बेजान जिस्म को झंझोड़ दिया था। इसका सफ़ेद लिबास खून से तर हो गया था। वो उसे झंझोड़ कर जगाने की कोशिश कर रही थी, चिल्ला रही थी, जब रजब अली ने उसे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और इसी तरह घसीटता कार की तरफ बढ़ गया था। छोड़ो मुझे ज़ालिम इंसान, नफरत है मुझे तुमसे, तुमने मेरे अच्छू को मार दिया। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। बकवास बंद करो। उसने कार का दरवाज़ा खोलकर ज़ेबी को अंदर धकेला। हिलना मत इस जगह से, समझी? रजब अली के बैठने तक ज़ेबुन्निसा ने कितनी ही कोशिश की कि दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर जाए, लेकिन लॉक खोलने में नाकाम रही। रजब अली ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते के दरमियान बड़े अच्छू के ऊपर से गुजरता हुआ हवेली की तरफ चल पड़ा। ज़ेबुन्निसा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो बगैर एक लफ्ज़ बोले गाड़ी चला रहा था। तो ये बात थी। दरख्त की ओर से झांकते शकूरे ने गहरा सांस लिया। कुछ तजस्सुस और कुछ रजब अली की मदद के ख्याल से वो वहीं दरख्त की ओट में खड़ा हो गया था। इस पूरे वाक़ये का दौरानिया बमुश्किल 2 मिनट था। पीर साहब के मुंह से शादी की तारीख तय हो जाने का सुनकर हैदर अली चंद सानिए के लिए तो दंग ही रह गया। लेकिन बाबा जान, ऐसा नहीं हो सकता। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला। क्या मेरी इतनी हैसियत, इतनी वक़्त भी नहीं कि मेरे किसी मामले पर मुझ पर कि किसी कि मेरे किसी भी मामले पर मुझसे मशवरा कर लिया जाए? फ़ज़ूल बातें मत करो। उन्होंने उसे झिड़क दिया था। तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी की तारीख तुमसे तय करवाई जाती? मैं ये चाहता हूँ बाबा जान कि मेरी शादी मुझसे पूछ कर तय की जाती। क्या बुराई है फौजिया में? मैंने ये कब कहा कि उसमें बुराई है? पहली मर्तबा उसने इस मौजू पर खुलकर बात करने का फैसला कर लिया था। फिर क्या मसला है? उसने एक नज़र अम्मा जान की तरफ देखा, जो बिल्कुल बेनियाज होकर सपाट दीवार की तरफ देख रही थी। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। लेकिन अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और रजब अली ज़ेबुन्निसा को बालों से घसीटता कमरे में खींच लाया था। चल हमें तो कमरे में मौजूद कोई भी शख्स सूरत हाल समझ ना सका। ये है आपकी काबिल फ़ख्र बेटी, जो एक इंतहाई घटिया और कमीने शख्स के साथ भाग रही थी। उसने एक झटके के साथ ज़ेबुन्निसा को कालीन पर फेंक दिया। इस घटिया इंसान के साथ मैंने उसे भी मार कर काट दिया होता, लेकिन गुस्से और नफरत के इन लम्हात में भी मुझे ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल था। ओह खुदाया! रजब अली ने जज़्बात एतदाल पर लाने के लिए मुठ्ठियाँ भींच ली थीं। वो सब गंग खड़े कभी रजब अली की जानिब देख रहे थे और कभी खून में भीगे कपड़ों में मलबूस सिसकती ज़ेबुन्निसा। ये क्या सुन लिया था उन्होंने? दुख और तकलीफ के कांटे पूरे वजूद में चुभने लगे। जो कुछ आज रात हुआ, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले हैदर अली आगे बढ़ा और नरमी से उसका बाजू थाम लिया। उठे आप ही, उसने सहारा देकर उसे उठाया। इतनी हमदर्दी पाकर ज़ेबुन्निसा उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उसे उन्होंने अच्छू को मार दिया। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो हिस्टेरिया अंदाज में चीखने लगी। अम्मा जान फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जबकि पीर साहब के चेहरे पर दुख के साथ साथ शदीद तनाव के आसार थे। मेरे साथ आएं, उसने प्यार से कहा और उसे कमरे में लेकर जो चला गया था। ये सब क्या था रजब अली? अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया था। रजब अली गहरा सांस लेकर सोफे पर बैठ गया, आंखें मूंद ली। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी ज़ेबी ऐसा नहीं कर सकती।
अम्मा जान जैसे किसी ख्वाब की कैफियत में बोली थी। काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन अफसोस ऐसा ही हुआ है। रजब अली ने कहा। नजरी बेगम, आप आराम करें और इस मसले पर ज़्यादा ना सोचें। पीर साहब ने उनसे आंखें मिलाए बगैर कहा, फिर रजब अली से मुखातिब हुए। मेहरुनिसा और यास्मीन बेटी को अपनी अम्मा जान के पास छोड़कर हमारे गोल कमरे में आओ। जी बाबा जान। वो उठ खड़ा हुआ। हैदर अली के लिए ज़ेब निसाब को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे उसके कमरे में तो ले आया था, लेकिन ज़ेब निसाब अपने हवासों में ना थी और बार बार कमरे से निकल भागने की कोशिश कर रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम न ले रहे थे। मुझे नफरत है इस हवेली की ईंटों से, इन दीवारों से, इनमें रहने वाला एक एक मकीन से। वो चिल्लाने लगी। तुम लोगों ने उसे बेदर्दी से मार डाला। अब मेरे लिए क्या रह गया है यहाँ? मुझे भी मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना। खत्म कर दो सब कुछ। तहस नहस कर डालो हर उस चीज़ को जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। रिलैक्स आपी। हैदर अली उसे बाजुओं में थामकर मसैरी के करीब ले आया था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे यकीन है कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो जिंदा होगा। मैं अभी किसी को भिजवाता हूँ, आप यहाँ लेट जाएं। नहीं, वो मर चुका है। ये सारा खून देखो। उसने अपने कपड़ों पर लगे ताज़ा खून के धब्बों की तरफ इशारा किया। ये उसका खून है, वो जिंदा नहीं है। मैंने उसे देखा था। तुम्हें नहीं पता, अगर वो जिंदा होता तो मुझे बचा लेता। वो मुझे सबसे बचा सकता था। अच्छा, उसने तसल्ली देने के लिए कहा। आप यहाँ लेट जाएं। कांटों के इस बिस्तर पर कैसे लेटूं? तुम्हें नजर आ रहे हैं कांटे? नहीं, तुम लोगों को कभी नजर नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ बैठ जाएं। उसने ज़ेबुन निसाब को भेड़े पर बिठा दिया। चलने पे वो सपाट दीवार को घूरती रही। फिर हैदर अली से मुखातिब हुई। अली, वहाँ अलमारी में मेरी गुड़ियाँ रखी हैं, वो मुझे ला दो। अच्छा। वो उठ खड़ा हुआ। अलमारी में पड़ी ढेर सारी गुड़ियाँ निकाल लाए। ये वो गुड़ियाँ थी जो बचपन में वक्तन फ़वक्तन पीर साहब और रजब अली से बतौर तोहफ़ा दिया करते थे। हैदर अली ने वो सब गुड़ियाँ उसके सामने मेज़ पर ढेर कर दी। ये गुड़ियाँ हैं ना अली, इनमें और हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। जहाँ रख दिया वहीं पड़ी रहें और फिर भूल गए। वो जैसे खुद से बोली। बस इनके कालिब में रूह नहीं है और हम में रूह है। ये फ़र्क कम तो नहीं है ना? फिर भी किसी ने इसे समझा ही नहीं। ये हमें बेज़बान बेरूह गुड़ियाँ ही समझते रहे। बस एक जगह रखकर भूल गए। अली, कोई ऐसा कालिब जिसमें रूह हो, क्या वो बेशनाख्त रह सकता है? महज किसी की मलकियत बनकर। ये बेरूह गुड़ियाँ मेरी मलकियत थीं। मैं इन्हें रखकर भूल गई थी। मैं किसकी मलकियत हूँ? नहीं अली, कोई इंसान किसी की मलकियत कैसे हो सकता है? जो शख्स सांस लेता हो, सोचता हो, वो किसी की मलकियत कैसे हो सकता है? मैंने कभी लफ्ज़ क्यों नहीं पूछा था, लेकिन क्या ये कभी मेरे जहन में भी आया नहीं होगा? नहीं, ये लफ्ज़ हर वक्त मेरे जहन में गर्दिश करता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे हर क्यों के जवाब में ख़ानदानी रिवायत की मिसाल मौजूद है। मेरे हर सवाल का जवाब यही है कि इस हवेली में ऐसा कभी नहीं हुआ। हैदर अली खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। इसका ख्याल था कि ऐसा करने से ज़ेब निसार के दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुमने आईना देखा है अली? वो जैसे खुद से मुखातिब थी। बहुत दफ़ा देखा होगा, लेकिन इसके अंदर कभी झांका नहीं होगा। जानने और समझने में बहुत फ़र्क होता है। तुम लोग बहुत सी बातें जानते हो, लेकिन समझते नहीं। तुमने कभी मेरे कमरे में इस आईने में पप्पो को नहीं देखा होगा। नहीं देखा ना? मैं रोज़ देखती हूँ। हालांकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही फौत हो गई थी, फिर भी मैं उन्हें ही देख सकती हूँ। वो मुझसे बातें करती हैं। मैं अपने कानों में उनकी सुस्कियाँ सुन सकती हूँ। उनकी हंसी की आवाज़ इस कमरे में गूंजती है। उनकी आहोजारी से कमरा भर जाता है। लेकिन ये दीवारें वैसे ही सपाट रहीं। इनमें कोई रोज़न, कोई दरीचा नहीं खुलता। कोई आवाज़ बाहर नहीं जाती। इन ईंटों से सा टकरा कर उनकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। हर तरफ चीखें फैल जाती हैं। लेकिन होता कुछ भी नहीं। एक ईंट भी अपनी जगह से नहीं सिरकती। बस कुछ होता है तो फ़कत इतना कि मैं बार बार मरती हूँ, दम घुटने लगता है। ऐसे ही एक दिन खुद को घुटन से बचाने के लिए मैंने अपने हाथ लहूलुहान करके ताज़ा हवा के लिए जगह बना ली। फिर ताज़ा हवा का वो झोंका इतना मुअत्तर था कि मेरे लिए पलटना ही नामुमकिन हो गया। आह! उसने आंखें मूंद लीं। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर से वो निसाब के लब हिले थे। वो बहुत अच्छा था। तुम लोगों के लिए काबिल नफ़रत है, लेकिन मैं जानती हूँ कितना अच्छा था। मुझे पता है अली कि मेरी बातें तुम्हारी गैरत पर ताज़ाना बनकर लगेंगी, लेकिन अब मैं हर हद अबूर कर चुकी हूँ। जब वो ही नहीं रहा, तो मुझे अपने अंजाम की कोई फ़िक्र नहीं। उसने मेरी खातिर हर रुकावट उसने मेरी खातिर हर रुकावट अबूर की। ये हवेली कितनी बड़ी, कितनी मजबूत और कितनी शानदार है, लेकिन उसने इसकी इज़्ज़त को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोई चीज़ भी तो इसका रास्ता नहीं रोक सकी, मगर किस्मत। उसने आह भरकर कहा। हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। इंसानी वो फिर खामोश रही। अली, फिर आखिर उसने आंखें खोली। हम्म। उसे यूं ना पड़े रहने देना। अगर अब भी तुम्हारे लिए मेरी ज़रा सी भी अहमियत है, मुझसे थोड़ा भी प्यार है, तो खुदा के लिए उसे वहाँ से उठाकर किसी अच्छी जगह दफन कर देना। वहाँ बाहर तो उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और मजीद बात करना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद जाऊंगा, इंतज़ाम करूंगा। वो बोला। ये खून देख रहे हो? उसने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया। जिस वक्त गोली चली, इतना खून बहा, इतना खून बहा। उसने होंठ काट कर आंसू रोकने की कोशिश की। फिर भी उस जालिम दरिंदे ने बस नहीं किया। उसने गाड़ी उसके ऊपर से गुजार दी। एहसास
ऐसा जुल्म तो कभी किसी ने नहीं किया होगा। वो मेरा भाई नहीं है, मेरी रग रग में उसके लिए नफरत भर चुकी है। वो बेतहाशा रो पड़ी थी। पीर साहब को यूं महसूस हो रहा था जैसे अंदर से वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुके हों। जिससे वो इस कदर प्यार करते थे, उसके साथ ऐसा वाक़ये का मंसूब हो जाना उन्हें मार डाल गया था। कमरे में रखे हुए सोफे पर वो तकरीबन ढह गए थे। दिल चाह रहा था कि इसी वक्त खुद को ख़त्म कर दें, लेकिन दिमाग रोके हुए था। पहले उन्हें अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाना थी, इस हवेली को सलामत रखना था, उसे दोबारा से उसे दोबारा से तामीर करना था। कि ताकत ये वक्त हालात से फरार का नहीं बल्कि उनका सामना करके उन्हें अपने हक में मोड़ लेने का था। रजब अली आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। वो भी बहुत थका हुआ लग रहा था। बैठो, पीर साहब ने सोफे की तरफ इशारा किया। वो बगैर कोई बात किए बैठ गया था। हमें बताओ क्या हुआ था, पीर साहब ने पूछा। उसने गहरा सांस लिया। बाबाजान ये ना पूछे। मैं इस वक्त से अपने जहन में इस लम्हात को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद सानी की खामोशी के बाद उसने पीर साहब को पूरा वाक़या सुना दिया था। उन्होंने सोफे की बुत से टेक लगा ली और किसी सोच में गुम हो गए। कितनी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। सिर्फ एक वॉल क्लॉक की मदम से टिक टिक की आवाज़ आती रही थी। अपने किसी ज़ाती मुलाजिम से कहकर वो लाश पड़ी सड़क से बाहर परे भिजवा दो, लेकिन इसे काबिल शनाख्त नहीं रहना चाहिए। बिलाखिर पीर साहब ने कहा, बेहतर बाबाजान। वो बोला, लेकिन अगर मेरे जज्बात तक रहने दिया जाए तो इसकी लाश यहाँ गांव में बरकत के साथ लटकवा कर। बस। पीर साहब ने हाथ उठाए। इस वक्त अपने जज्बात को खुद पर हावी मत होने दो। याद रखो, गद्दी संभालने के बाद तुम्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनमें से किसी भी मसले को जज्बात से सुलझाने की कोशिश मत करना, वरना वो सुलझने की बजाय मजीद उलझता चला जाएगा। दूसरी बात यह कि इस हवेली की इज्जत पर कभी हर्फ मत आने देना। किसी को भी इसकी इज्जत पर उंगली उठाने का मौका मत देना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। रजब अली ने सर झुका दिया। हमें तुमसे भी बहुत शिकवे हैं, लेकिन इन पर बाद में बात करेंगे। तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाना है। सिर्फ पीर साहब कहला जाना काफ़ी नहीं होता, इसे निभाना पड़ता है। ये महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि हमारी सदियों की कमाई हुई इज्जत है। वो चुपचाप सुनता रहा। अब जाओ और लाश उठवाने का बंदोबस्त करवाओ। इसके बाद हमारी ख्वाबगाह की मकबल अलमारी से स्याह रंग की शीशे की बोतल लेकर आओ। पीर साहब ने हुक्म दिया। चाबियाँ अपनी अम्मा जान से ले लेना। बोतल तलाश करने में तुम्हें मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही बोतल है। बेहतर बाबा जान। वो बाहर निकल गया। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ेबुन्निसा ने भीगी पलकें उठाईं। पता है अली कौन आया है? फिर वो उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोली। मौत के हरकारे आए हैं, सुन रहे हो इनके कदमों की चाप? मैं इन्हीं की मुंतज़िर थी। वो जान की बाजी लगाकर भी मुझे आज़ाद कराने का बंदोबस्त कर गया है। नहीं आपी, नहीं आपी, उसने उसके हाथ थाम लिए। सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बावाज़े बुलंद यस कहा। दरवाज़ा खुला और पीर साहब और रजब अली अंदर दाखिल हुए। वो खाली नज़रों से उसे देखे गए। पीर साहब ने कमरे का जायज़ा लिया और आगे बढ़ाए। अली हमें अपनी बेटी अली हमें अपनी बेटी से कुछ बात करनी है, उन्होंने कहा। बाबा जान, इस वक्त मैं यहीं रहना चाहता हूँ। नहीं, तुम अपनी माँ के पास जाओ। इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। उसने एक नज़र ज़ेबुन्निसा की तरफ देखा, जिसकी नज़रें रजब अली पर टिकी हुई थीं। इन नज़रों में सिर्फ और सिर्फ एक जज्बा था, शदीद नफरत का जज्बा। उसने शायद पीर साहब और हैदर अली की गुफ्तगू भी ना सुनी थी। हैदर अली ये समझने की कोशिश करने लगा कि पीर साहब उससे क्या बात करना चाहते। तुमने सुना नहीं अली? इस मर्तबा उनका लहजा सख्त था। बाबा जान, आप मेरी बात एक बार सुन लें। अभी ख्वाबगाह में पहुंचकर हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। मैं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो उनके करीब चला आया, आहिस्तगी से बोला। ज़ेबियाबी की ज़हनी हालत इस वक्त ठीक नहीं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इनसे कोई सख्त बात मत कीजिएगा। वो इस वक्त शदीद तरीन डिप्रेशन में। प्लीज़ बाबा जान, कहीं प्लीज़ बाबा जान, वो जो भी कहें उसे बर्दाश्त कर लें। मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल मरहला होगा, लेकिन ये वक्त आप बर्दाश्त कर लें। बाद में हम देख लेंगे कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है, लेकिन आज तुम जाओ। हम जानते हैं कि ऐसे मौक़ा पर हालात पर कैसे काबू पाया जाता है। पीर साहब ने उसकी बात काट कर कहा। उनके अल्फाज और लहजे से वो कुछ भी अंदाज़ा ना लगा सका कि वो क्या करना चाहते हैं। कमरे से निकलने से कबल वो एक मरतबा फिर ज़ेबुन्निसा के पास आया और उसके हाथ पर प्यार किया। आप भी, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। ज़ेबुन्निसा खामोश रही। वो कमरे से निकल गया। बेटा, क्या वो दुरुस्त है जो रजब अली ने हमें बताया? हैदर अली के जाने के बाद वो उसके करीब वाले सोफे पर बैठ गए। उन्होंने कम बताया होगा, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। उसका लहजा बता रहा था कि वो अंजाम से बेपरवाह हो चुकी है। जिस तरह ये गुड़िया मेरी मलकियत थी, इसी तरह मैं आपकी मलकियत में थी। जिस तरह मैंने अलमारी में बंद करके भूल गई थी, इसी तरह आप भी मुझे इस कमरे में बंद करके भूल गए। लेकिन मुझ में और इन गुड़ियों में एक बुनियादी फ़र्क था। इनमें रूह नहीं थी, मुझ में थी। इनमें दिल नहीं था, मुझ में था। ये सोच नहीं सकती थी, मैं सोच सकती थी। तो मैं बहुत सोचती रही। बहुत से क्यों मेरे गिर चकराते रहे, लेकिन अदब अदाब की तहों में मलबूस होने की वजह से मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं अपने क्यों का जवाब आपसे तलब कर पाती। बस इसीलिए मैंने नज़रें चुराना शुरू कर दी, अपनी सोचों से भी
اور اپنے خیالوں اور سوالوں سے بھی، اور ان پر دھول بیٹھ گئی اتنی زیادہ کہ سب کچھ اس میں دفن ہو گیا۔ جب کبھی یہ سوچیں سر اٹھانے کی کوشش کرتی تو میں خوفزدہ ہو کر مذہب میں پناہ لیتی، جب دھن کے طویل تہ سے کوئی ہبلا میری طرف بڑھتا تو میں سجدے میں گر جاتی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ سانپ مچولی کے ساتھ ہی دن کیسے گزرتے رہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اذیت ناک لمحوں کی چبھن میں اب بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ جب یہ چبھن بڑھنے لگی، اتنی بڑی، اتنی زیادہ کہ میری روح گائل ہو گئی، تو میں نے ہر طرف کا دروازہ کھول دیا، اپنے دل کا بھی اور اس حویلی کا بھی۔ پیر صاحب کے چہرے پر ابھرنے والے تناؤ اور کرب کے آثار دیکھنے کے باوجود وہ کہتی چلی گئی، میرے لیے بڑا پھاٹک کھولنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے اگبی پھاٹک استعمال کیا۔ آپ اسے چور دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں دنیا کا سب سے اچھا انسان میرا منتظر تھا، اور جب میں زندگی کی حقیقی خوشیوں کی تلاش میں اس کے ساتھ نکلی تو ایک درندے نے ہمارا راستہ روک لیا۔ اس نے میری عزیز ازجان ہستی کو… بس ٹھیک ہے، پیر صاحب نے ہاتھ بلند کیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ سب سننا ہوگا، وہ چلائی۔ سنتے ہوئے اس کا دل دکھ رہا تھا نا؟ سنتے ہوئے آپ کا دل دکھ رہا ہے نا؟ اسی لیے نہیں کہ آپ کو اپنی بیٹی کے میرے حال پر افسوس ہے، بلکہ اس سے آپ کی پگڑی داغدار ہوئی ہے۔ بس چند لمحوں کی اذیت بھی برداشت نہیں کر سکے آپ۔ آپ مجھے دیکھیں کہ میں نے برسوں کانٹوں پر لمحہ لمحہ گزارا ہے۔ زیب النساء، پیر صاحب دھاڑے تھے، اونچا بولنے سے، چلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ وہ جو مجھے آپ سے بھی زیادہ عزیز تھا، اس کا خون اس درندے کی گردن پر ہے۔ اس نے کانٹس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے رجب علی کی جانب اشارہ کیا جس کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ پیر صاحب کے لیے بھی یہ انتہا تھی۔ ان کا تماچا زیب النساء کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ چند لمحے تک تو وہ سکتے کی سی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی۔ جس باپ نے کبھی پھول کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، آج پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ بس اتنا حوصلہ تھا بابا جان؟ بالآخر وہ بولی۔ میرا حوصلہ دیکھیں، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے گولیاں لگتے دیکھا ہے، اسے خاک اور خون میں نہاتے دیکھا ہے، پھر بھی میں نے قاتل پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں نے اس کے بے جان وجود کو گاڑی کے ٹائروں کے نیچے کچلتے دیکھا ہے۔ ظلم تو مجھ پر ہوا ہے، لیکن میرا ساتھ کس نے دیا سوائے میرے آنسوؤں کے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے موت کا تحفہ لائے ہیں، میں بھی اسی کی منتظر تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس اپنی بیٹیوں کو زندگی اور موت دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے میرا تحفہ دے دیں، مجھے اس کے پاس جانا ہے، اپنی پھپھو کے پاس جانا ہے۔ پیر صاحب نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، ڈھکنا کھول کر پانی سے بھرے گلاس میں اس کے چند قطرے ٹپکائے اور گلاس زیب النساء کی جانب بڑھا دیا۔ گلاس تھام کر چند لمحے وہ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک ہی سانس میں پورا پی گئی۔ پیر صاحب نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسیری کے قریب لے آئے۔ لیٹ جائیں۔ بس ایک بات بتا دیں بابا جان کہ یہ شیشی آج پہلی مرتبہ کھولی ہے یا اس سے پہلے بھی کھل چکی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جب یہ لی تھی تب اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، آج پہلی مرتبہ اس کا ڈھکن کھلا ہے۔ گویا پھپھو۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی لیکن اس کی سوچیں منتشر ہو رہی تھیں۔ وہ لیٹ گئی، اس کے لمبے بال بستر پر بکھر گئے۔ پیر صاحب اس کے سرانے کی طرف بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک بار پھر وہی شفقت اتر آئی تھی جو کسی بیٹی پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں اترتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ سراپا محبت، بیٹا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اس نے آنکھیں بند، اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ آپ بتائیں، ہم ضرور پوری کریں گے۔ آئندہ جو شخص بھی آپ کی گدی پر بیٹھے گا، اگر اس کی کوئی بیٹی ہوئی تو اسے یہی والا کمرہ دینا، اسی مسحری اور اسی آئینے کے ساتھ، اس نے بامشکل کہا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ پیر صاحب وہیں بیٹھے رہے اور رجب علی اسی جگہ کھڑا رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد پیر صاحب نے زیب النساء کے ٹھنڈے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کاش آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا، وہ بولے تو ان کی آواز میں دکھ تھا، پچھتاوا نہیں تھا۔ کمرے کے آئینے میں ایک اور چھوی اتر آئی تھی۔ حیدر علی ٹارچ ہاتھ میں لیے حویلی سے باہر نکل آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حادثہ کہاں پیش آیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ جگہ ڈھونڈنے میں اسے زیادہ تردد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ جی ٹی روڈ کی طرف جانے والی اس ممکنہ پگڈنڈی پر ہو لیا تھا جس پر اس کے خیال میں حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ زیب النساء کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس کے کہے ہوئے فکرے بار بار حیدر علی کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اسے یوں نہ پڑے رہنے دینا۔ اگر کبھی تمہارے لیے میری ذرا سی بھی اہمیت ہے، تو مجھ سے تھوڑا سا بھی پیار ہے، تو اسے وہاں سے اٹھا کر کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ وہ جانتا تھا کہ جس قسم کے حالات سے اس کی بہنیں گزر رہی تھیں، ان میں سب کچھ رونما ہو سکتا تھا، پھر بھی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ صحیح کہا تھا زیب النساء نے، جاننے اور سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محسوس تبھی کیا جا سکتا ہے جب بیتتی ہے، اس سے پہلے تو بس زبانی باتیں ہوتی ہیں۔ کہیں دور سے ابھرنے والی سائیں بابا کی پرسوز آواز اسے خیالوں کی دنیا سے نکال لائی تھی۔ ایک دم حیدر علی کا دل چاہا کہ وہ سائیں بابا سے ملے۔ کیوں؟ اس کی اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان سے ملے۔ اس کے قدم خود بخود آواز کی سمت اٹھے تھے۔ سائیں بابا کھیتوں کے درمیان لنگڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ سائیں بابا، اس نے بے اختیار انہیں آواز دی۔ سائیں بابا نے سر گھما کر اس جانب دیکھا۔ سائیں بابا، وہ ان کے قریب چلا آیا، لیکن اسے خود خبر نہیں تھی کہ وہ ان سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے پاس آؤ گے، وہ بولے۔
तुमने आज रात तारा टूटते देखा है? नहीं, मुझे खबर है कि तुमने नहीं देखा। हैदर अली उलझ गया था। साईं बाबा, आप कौन हैं? बोलते हुए लहजे में बोला था। इस ऊपर वाले की एक अदना मखलूक जो अपनी खोई हुई चीज तलाश करते करते फकीर बन गया है। आपने कोई तारा टूटते देखा है? हाँ, तुम भी देख सकते थे, लेकिन वो इन दो आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके लिए इंसान के अंदर आंख होनी चाहिए, और ये आंख बहुत मुश्किल से मिलती है। साईं बाबा ने आह भरी। जब सब कुछ खो जाता है तब अंदर की आंख बेदार होती है, लेकिन तुम ये आंख भी नहीं पा सकते। तुम्हें कुदरत ने फकीर पैदा नहीं किया, न कभी तुम्हारे दिल में फकीर बनने की आरजू पैदा हुई, क्योंकि दुनियावी आसाइशों के सांप तुम्हारे पूरे वजूद में लिपटे हुए हैं। दौलत के बिछुओं ने तुम्हारी तिजोरी भर दी। नफ्स का नाक फन उठाए खड़ा है। एकदम हैदर अली ने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अहमक महसूस किया। वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा था, किंतु हिम्मत में खुद को जकड़ रहा था। नफ्स, दौलत, आराम और आसाइश बिच्छू या सांप नहीं होते। इंसान किस लिए मेहनत करता है और मकाम बनाता है? इस अहमक बुड्ढे की तरह सब लोग घर बार छोड़कर फकीर बन जाएं तो दुनिया कितनी सदियां पीछे चली जाएगी। तहजीब इंसान के एक मर्तबा फिर से पत्थर के दौर में पहुंच जाएगी। इंसान को कुएं का मेंढक बना देने के लिए ये दुनिया नहीं बनी, उसने सोचा था। वक्त तो मुसलसल आगे बढ़ने का अमल का नाम है। हरकत में जिंदगी है, ठहराव और जमूद में नहीं। फिर इंसान जानते बूझते कैसे मौत को गले लगा सकता है? साईं बाबा साईं बाबा जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहे थे, एकदम हंस पड़े। मुड़कर एक सिम चल दी। उसने सर झटका। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो ऐसे ही बातें करते हैं। अपने आप को बहलाने का कोई जरिया भी तो होना चाहिए ना। दर बदर फिरने के लिए भी तो किसी जवाब की जरूरत होती है, ताकि खुद को मुतमईन किया जा सके। फिर उसी पगडंडी पर हो लिया था, जिसके लिए दौलत और आसाइश का हसूल मुमकिन नहीं रहता। वो इसी तरह दौलत को बुरा भला कहता है। मैंने बहुत कम लोगों को बाहोशो हवास दौलत को ठुकराते देखा है। इनमें से बेशतर को बाद में पछताते ही देखा है। वो चलता जा रहा था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन उसका जहन मुसलसल उलझा हुआ था। साईं बाबा के ख्याल को जहन से झटक कर वो ज़ेबुन्निसा के बारे में सोचने लगा। ये होना था। मैं पहले ही बाबा जान को इस तकलीफ दे सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार कर चुका था। काश उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो दी होती। पता नहीं अब उसे भी आप ही से क्या बात करने आए थे। कहीं वो उनसे कोई सख्त बात ना कह दे, जबकि इस वक्त उन्हें तसल्ली और दिलजोई की ज़रूरत है। चलते चलते उसकी टॉर्च की रोशनी खून आलूद मिट्टी पर पड़ी थी। वो पाँव के बल बैठ गया। खून बारिश के पानी की तरह मिट्टी में जज्ब हो रहा था, लेकिन अब भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। इसमें शहादत की उंगली से इस जगह ज़मीन को छुआ, फिर उंगली सूंघने लगा। उनकी हल्की बू ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। वो वाकई यही रोनुमा हुआ। हैदर अली ने इर्द गिर्द टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कोई इंसानी जिस्म मौजूद नहीं था। हाँ, किसी के घसीटे जाने के वाज़ेह आसार मौजूद थे। उसके इन निशानों पर रोशनी डाली। कुछ दूर जाकर वो निशान खत्म हो गए। अभी बारिश बहुत हल्की थी, वरना शायद ये निशान मिट्टी में जज्ब हो चुके होते। वो उठ खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ देर हो गई, उसने सोचा। उसे बड़े भाईजान ने उठवा दिया है। वो चल कदमों के साथ वो वापस चल पड़ा। ज़ेबी आपी को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने पूछ लिया तो क्या बताऊंगा कि उनकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। पता नहीं अम्मा का क्या हाल होगा। ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन कड़वी सही, ये गोली तो हम सबको निगलनी है, क्योंकि इन हालात तक पहुंचने के जिम्मेदार तो हम सब खुद हैं। ज़ेबी आपी को कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। कसूरवार हम हैं। चलते चलते पुराने कुएं के नज़दीक लगे बरगद के दरख्त को देखकर वो रुक गया था। बहुत सी यादों की कसक एकदम जाग उठी। गोरी शिद्दत से याद आने लगी। आज इस जगह कोई ना था, ना हंसी की खनक थी, ना वो सिसकियाँ, सिर्फ वीरानी थी। उसने इस जगह डेरा जमा रखा था। मायूसी की लहर उसके रगों पे में सराहित कर गई। क्या दिया मेरी मोहब्बत ने उसे? आंसू, दुख, अजियत और मुस्तकबिल का खौफ। वो अब भी तड़पती होगी मेरे लिए। समझ रही होगी कि मैं उसे भूल गया हूँ। इसे कैसे बताऊं कि उसका ख्याल एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से महव ना हुआ। वो हर पल हर वक्त मेरे साथ होती है, मेरे ख्यालों में, मेरी यादों में। सर झुककर वो हवेली की जानिब चल दिया था। पीर साहब रजब अली के साथ अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए, जहाँ यास्मीन अम्मा जान के हाथ चला रही थी। मेहरुन्निसा भी उनके करीब मसहरी पर गुमसुम बैठी थी। उन्हें अंदर दाखिल होते देख अम्मा जान ने तड़प कर उनकी जानिब देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं पूछा। रजब अली उनसे नजरें चुराकर सोफे पर बैठ गया। पीर साहब की आंखों में दुख और कर्ब की परछाइयाँ फैली थीं। वो भी वहीं बैठ गए। आपकी बेटी सकून की नींद सो गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो गोया हुए तो उनकी आवाज़ में कोई लर्जिश, कोई पछतावा नहीं था। बस यूं जैसे वो कोई आम सी बात बताकर अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। अम्मा जान ने घुटनों पर सर रख दिया। पता नहीं उनमें कितना सब्र, कितना हौसला था कि उनके मुंह से सिसकी भी नहीं निकली। यास्मीन ने पीर साहब की बात सुनकर चौंक कर रजब अली की तरफ देखा, लेकिन वो सोफे पे पुश टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। और मेहरुन्निसा ने शायद कुछ सुना ही नहीं था। उसकी सोचें इतनी गहरी थीं जितना अम्मा जान का सब्र।
कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी हो चुका था। यास्मीन अब भी अम्मा जान के हाथ सहला रही थी। इनका वजूद हौले हौले कांप रहा था, लेकिन मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकली। कितने ही लम्हे दबे पाँव सिरकते गए। कमरे की जामिद खामोशी दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ से टूटी। आने वाला हैदर अली। एक नज़र उसने वहीं खड़े खड़े कमरे का जायजा लिया, फिर अंदर चला आया। उसे अंदर दाखिल होते देखकर यास्मीन ने घबरा कर अपना चेहरा छुपा लिया। ये उनके खानदान की रिवायत थी कि भाभी देवरों के सामने भी नहीं आती थी। रिश्ता कितना भी करीबी सही, लेकिन नामहरम तो बहरहाल नामहरम था। चादर की ओर से उसने रजब अली की जानिब देखा, लेकिन वो उसके बजाय हैदर अली की तरफ मुतवज्जा था, जो अम्मा जान के पास आ रहा था। वो उठ खड़ी हुई और दबे कदमों से बाहर निकल गई। अम्मा जान। उसने उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी तरह घुटनों पर सर रखे बेआवाज़ रोती रही। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस हौसला करें। उसने उन्हें तसल्ली दी। देखें, हम सब मौजूद हैं यहाँ आपके पास। अभी मैं आप ही के पास गया था, वो आराम से सो रही थी, इसलिए मैं वापस चला आया। कुछ देर वो उन्हें तसल्ली देता रहा, लेकिन उसकी बातों के जवाब में उन्होंने सर तक नहीं उठाया। फिर वो पीर साहब की तरफ मुड़ा। बाबा जान, मैं जान सकता हूँ कि आपने ज़ेबी आपी से क्या बात कही? क्या तुमने उसे सुकून से सोते नहीं देखा? उन्होंने उल्टा उससे सवाल किया। इसी बात पर तो मुझे हैरत है कि वो इतने आराम और सुकून से कैसे सो गई। उनकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं थी। हमारा ख्याल है कि ये बेहतर ही हुआ। हाँ, खैर तो बेहतर है, वो बोला। मैं अभी उस जगह पर गया था, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं थी। पीर साहब या रजब अली ने उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। चंद लम्हे वो उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर उन्हें खामोश पाकर बोला। उसे घसीट कर और शायद उठाकर किसी और जगह ले जाया गया है। क्या ये आपने किया है? ये तुम्हारे सोचने या हल करने के मसले नहीं, बिलाखिर रजब अली ने कहा। नहीं, कोई भी मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके लहजे में ठहराव था। सबसे पहले तो मुझे अच्छू के बारे में बताएं कि उसे कहाँ दफन किया गया है। क्या तुम्हारे ख्याल में उसे दफन किया जाना चाहिए था? रजब अली ने तल्ख अंदाज में कहा। काश मेरे लिए मुमकिन होता कि सारा गांव उसकी रुंधी हुई लाश देख सकता। ये देख पाता कि इस किस्म की हरकत करने वाले की लाश कुत्ते किस तरह घसीटते फिरते, कैसे चील और कब्जे उसे नोच कर खाते। बस भाईजान, बहुत हो गया। हैदर अली का जवाब देता जा रहा था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। अच्छू की लाश नमाज जनाजा के साथ दफन होगी। क्यों तुम्हें सब क्यों तुम अपनी गैरत उतार कर एक तरफ रखने के बाद उसे कंधा देना चाहते? रजब अली तंजी अंदाज में बोला। आप किस गैरत की बात कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि आपका माल नामा इस जगह सबके सामने खोल कर रख दूं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कितने गैरतमंद हैं। शट अप! रजब अली धाड़ा था। डोंट शाउट। ज़ुबान सबके मुंह में होती है और इसे इस्तेमाल करना भी सब जानते हैं। आवाज़ का वॉल्यूम ऊंचा करके अगर आप अपनी गैरतमंदी का सबूत देना चाहते हैं, तो जान लें कि ऐसा नहीं हो सकता। हैदर अली, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, पीर साहब ने कहा। हदूद का तयन हमें नए सिरे से करना होगा बाबा जान। जो कुछ हो चुका उसे कोई भी वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन इस वाक़े से सबक हासिल करके हमें पुरानी रिवायतों के शिकंजे से अपना आप छुड़वाना होगा, इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। तुम यहाँ से चले जाओ अली। नहीं बाबा जान, आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा। आंखें बंद कर लेने से हकीकत तब्दील नहीं हुआ करती। मैं अपनी बहनों को मजीद एक लम्हे के लिए भी सूली पर लटकता नहीं देख सकता, जिस पर सदियों से इस खानदान की लड़कियों की रिवायत के नाम पर लटकाया जा रहा है। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम पर हाथ उठाएं। चले जाओ यहाँ से। आज आप मुझ पर हाथ उठाएं या गोली चलाएं, वरना। लेकिन आपको वो सब सुनना होगा जो हकीकत है। उसका अंदाज अटल था। आज जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार आप हैं बाबा जान, और भाईजान आप भी। आप जेबी आपी को बालों से घसीट कर यहाँ क्यों लाए? इसलिए कि वो एक गैर मर्द के साथ ये चार दीवारी छोड़कर एक नई दुनिया बसाने जा रही थी। लेकिन क्या एक लम्हे के लिए भी आपने ये सोचने की जहमत गवारा की कि ऐसा क्यों हुआ? तुम इस वक्त ऑक्सफोर्ड में अपनी क्लास रूम में नहीं हो अली। ये तुम्हारा यहाँ तुम्हारा फलसफा नहीं चल सकता। ये गैरत के मामले होते हैं। इस हवेली की औरतों को वैसे रहना होगा जैसे यहाँ की इज्जत पर हर्फ ना आए। तुम्हारे फलसफे ने तुम्हारी गैरत उतार फेंकी है, लेकिन मुझ में अब तक गैरत मौजूद है। नाम मत ले मेरे सामने गैरत का। हैदर अली गुस्से से फट पड़ा। किस गैरत की बात कर रहे हैं? क्या गैरत इसका नाम है कि आप रुपए पैसे से लड़कियां खरीदें और जहां ताकत से काम चल सकता हो वहां अपने बंदों से कहकर लड़कियां उठवा लें, लेकिन जब आपकी बहन किसी गैर मर्द के साथ नजर आए तो आप उसे बालों से घसीट कर घर ले आएं? अगर आपकी गैरत का यही मयार है तो आई एम सॉरी, मुझे बेगैरत रहना ही पसंद है। बस अली, एक लफ्ज़ आगे मत कहना। पीर साहब का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच चुका था। तुम्हें ये लिहाज भी नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये ख्याल भी नहीं कि यहाँ तुम्हारी बहन और माँ भी मौजूद है। आपका क्या ख्याल है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, क्या वो सवाल कभी अम्मा जान या बड़ी आपा के ज़हन में गर्दान नहीं करते होंगे? आपने इनसे अमल करने की आज़ादी छीन रखी है, लेकिन आप इनकी सोच पर पहरे नहीं बिठा सकते। काश आप जान सकते कि आज जेबी आपी ने मुझसे क्या कहा था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इनके लिए सतह दरवाजे नहीं खोलेंगे तो चोर दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। उनके सब्र ज़ब्त को इनके लिए इम्तहान ना बनाएं, वरना ये पहला भी छलक जाएगा। लेकिन आपको अपनी रिवायतें अजीज़ थीं, इसीलिए मेरी इन बातों ने
مجھے آپ کی نظر میں گرا دیا۔ اگر اس لمحے آپ نے میری بات سن کر سمجھ لی ہوتی تو آپ کی یہ رات آنکھوں میں نہ کاٹنی پڑتی۔ زیبی آپ ہی کے مجرم آپ ہیں بابا جان، آپ۔ علی۔ رجب علی غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے حیدر علی کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم بابا جان سے اس قسم کی بات کرو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے مرنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس لیے میرا گریبان چھوڑ دیں۔ رجب علی کے لیے انتہا تھی۔ اس نے حیدر علی کے منہ پر گھونسا لگانے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک طرف جھک کر خود کو بچا لیا اور ایک جھٹکے سے اپنا گریبان بھی چھڑوا لیا۔ اما جان گھٹنوں پر سر اٹھائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہرون صاحب بھی یک ٹک انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے مجبور نہ کریں بھائی جان، میں بھی آپ کو اسی زبان میں جواب دوں، اس سے زیادہ برداشت کا حوصلہ میرے اندر بھی نہیں۔ تم مجھے کیا بتاؤ گے؟ رجب علی اس پر جھپٹا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتا ہو گئے۔ اما جان کے منہ سے گھٹی گھٹی سے چیخ نکل گئی۔ انہیں الگ کرائیں، اللہ کے واسطے انہیں الگ کرائیں۔ وہ پیر صاحب کی جانب دیکھ کر منت بھرے انداز میں چلائی تھی۔ آج فیصلہ ہو جانے دے نظری بیگم۔ ان دونوں کی لڑائی سے کمرے کی چیزیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ جب پیر صاحب نے مداخلت سے انکار کر دیا تو اما جان بستر سے اتر آئی تھی۔ بند کرو یہ لڑائی۔ وہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں آ گئیں۔ تم دونوں کیا سب ادب آداب بھول گئے ہو؟ اما جان کو اپنے بیچ آتے دیکھ دونوں نے ہاتھ روک لیے اور ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے۔ اس گھر کے مکین کی محبت میں نے اپنا آپ مٹا دیا۔ اس کا آج یہ صلہ دے رہے ہو مجھے؟ اپنی کس کس اولاد کے لیے رونا پڑے گا مجھے؟ حیدر علی نے سر جھکا لیا۔ دور ہو جاؤ تم دونوں میری نظروں کے سامنے سے۔ اما جان، حیدر علی نے کچھ کہنا چاہا۔ مت بات کرو مجھ سے۔ آج میری اولاد نے میرا ایسا دل دکھایا ہے کہ میں تم سے کسی کے ساتھ بات کرنے کو کہ تم میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ چلے جاؤ دونوں یہاں سے۔ حیدر علی بجل قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ میں سوچ رہی ہوں رضیہ کہ شاجی کو تحفہ دوں، زرینہ نے کہا تھا۔ اوہ خدایا! رضیہ کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ ڈالے۔ تمہیں ذرا بھی مستقل مزاجی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ آئندہ ان سے نہیں ملوں گی۔ ابھی کم از کم ایک ملاقات تو رہتی ہے نا، وہ بولی، جس میں وہ مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو پھر سب غم ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو نا کہ انہوں نے مجھے کتنے ہی تحفے دیے، مجھے انہیں تو دینا چاہیے۔ پتہ ہے رضیہ، میں ہر نماز کے بعد صدقے دل سے دعا کرتی ہوں کہ سائیں بابا نے جو کچھ کہا وہ پورا ہو جائے اور شاجی مجھے وہ خوشخبری سنائے جو اس سے پہلے میں سائیں بابا کے منہ سے سن چکی ہوں۔ وہ خوشخبری کب تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم ایسے دلہن ملو گی کہ نہ تن پر سرخ جوڑا ہوگا، نہ گلے میں زیور، نہ ڈھول تاشے، نہ باجے گاجے۔ ہاں، بہت سی آہیں اور سسکیاں ہوں گی۔ شاہ جی مل جائیں تو نہ مجھے سرخ جوڑے کی ضرورت ہے نہ زیور کی، اور گھر سے بیٹی کو رخصت کرتے وقت وہ کون سا گھر ہوتا ہے جہاں ماں باپ روتے نہیں؟ وہ خوشی کا رونا ہوتا ہے، آہیں اور سسکیاں نہیں ہوتی۔ آہیں اور سسکیاں تو تب نکلتی ہیں جب دل زخمی ہو کر خون خون ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ فوزیوں کی سسکیاں ہوں گی؟ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ رضیہ، میں نے تو کبھی کسی کو دکھ دینے کا سوچا بھی نہیں، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو تو یہ بوجھ اٹھانا ہوگا نا۔ مجھ میں کسی کو دکھ پہنچانے کا حوصلہ نہیں، اس لیے فیصلے کا تمام تر اختیار میں نے شاجی کو دے دیا ہے۔ میں آنکھیں بند کر لینا چاہتی ہوں، کوئی منظر نہیں دیکھنا چاہتی، نہ خوشی کا نہ غم کا۔ میں تو بس شاجی کا ساتھ چاہتی ہوں۔ عمر بھر کا۔ آنکھیں بند کر کے وہ آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا دل دکھتا ہے اس کی آہیں اور سسکیاں دل سے دیکھی اور سنی جاتی۔ میں اس مسئلے پر سوچنا نہیں چاہتی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ انسان موت سے پہلے اس کے خوف سے کیوں مر جائے؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں انہیں تحفے میں کیا دوں؟ مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ پہلے تم نے میری کس بات پر عمل کیا ہے؟ میں انہیں اپنے ہاتھ کا کاڑا ہوا رومال دے دوں؟ اس نے رضیہ کی بات نظر انداز کر دی تھی۔ تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے اور کھڑی ہوئی۔ زرینہ اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھتی رہی، پھر خود بھی باہر چلی آئی۔ مولوی صاحب برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس چلی آئی۔ ابا جی، آپ سے کچھ کہنا تھا، وہ ان کے قریب بیٹھتے بولی۔ کہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ریشمی کپڑا اور رنگین دھاگے چاہیے۔ کیا کرو گی؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک خوبصورت سا رومال کاٹوں۔ اتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے کہہ کر منگوا لو نا، یا چاہو تو خود جا کر خرید لاؤ۔ اس گاؤں میں تو کوئی بھی چیز نہیں ملتی، آپ مجھے شہر سے منگوا دینا۔ اس نے لاڈ سے کہا۔ جب کوئی شہر جائے گا تو منگوا دوں گا۔ آپ بھول جاتے ہیں ابا جی، لیکن یہ بہت ضروری ہے، آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ میں تو واقعی بھول جاتا ہوں، لیکن اس کا کیا علاج ہے؟ علاج بالکل ہے، وہ فوراً بولی۔ تو اجازت ہے، لو کر دو۔ اجازت؟ علاج یہ ہے کہ ابا جان میں صبح شام آپ کو ہر وقت یاد دلاتی رہوں گی، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ ابا جی یاد نہیں دلاتی رہے گی، آپ کے کان کھاتی رہے گی، رضیہ نے جل کر کہا۔ یہ تو بتا دو کہ کس رنگ کا کپڑا اور دھاگا چاہیے، انہوں نے پوچھا۔ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، سفید رنگ کا کپڑا اور سرخ رنگ کا ٹھیک رہے گا، اور سرخ دھاگا ٹھیک رہے گا۔ اف، گرمی بڑھتی جا رہی۔ ماں کمرے سے نکلی۔ زرینہ، آج سے صحن میں چارپائیاں بچھانی شروع کر دو، سارا گاؤں صحن میں سوتا ہے،
हमारे घर में सबको गर्मी खाने का ज़्यादा ही शौक है। अम्मा बाहर सोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सरीना ने ताई तल्ख नज़रों से रज़िया को देखा, लेकिन वो जग हाथ में लिए मोतिया के फूलों को पानी देती रही। अंदर कमरे में भुन जाएगी ये लड़की। अम्मा तख्त पर जा बैठी। मैं बिल्कुल नहीं भुनूंगी, मेरी फिक्र ना किया करें, वो बोली। और आज तो आसमान पर छोटी छोटी बदलियां भी फैली हुई। ज़रा बारिश हुई तो चरपाइयाँ बरामदे में रखने के लिए दौड़ो। नहीं अम्मा, मुझसे ये सब नहीं होता। मेरा ख्याल है कि चंद दिन कमरे में ही गुजार लें। नमक की बनी हुई नहीं हो तुम कि बारिश में घुल जाओगी। अम्मा, मैं मकई का दाना भी नहीं हूँ कि जो भुन जाऊंगी, उसने मुंह बनाया। बस मैं जो कह रही हूँ वो करो। अम्मा ने उसे डपटा। हर घर में लड़कियां ये काम करती हैं, तुम्हारे नखरे बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो मौलवी साहब से मुखातिब हुई। कुछ खैर खबर लिए छो कि पता नहीं गाँव छोड़कर कहाँ चले गए सब घर वाले। जाना कहाँ है, मुल्तान या लाहौर चला गया होगा, वो बोले। अब्बा जी हो सकता है कराची चला गया। जरीना ने भी ख्याल जाहिर किया। मुल्तान इतना करीब है और लाहौर कोई ना कोई हवेली से जाता ही रहता है। मुझे तो लगता है कि कराची ही गया होगा। मैंने सुना कि कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ मजदूरी भी आसानी से मिल जाती है और लोग तो इतने ज़्यादा हैं कि बंदा छुप जाए तो कोई ढूंढ भी ना सके। अपने रिश्तेदारों को छोड़कर कहाँ जाएंगे, वापस तो यहीं आना होगा। वापस आ गए तो खैर नहीं, मैंने सुना है कि बड़े शाह साहब बहुत सख्त हैं, वो किसी को भी छोड़ते नहीं। दुनिया का जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलता, बिलाखिर सब ने ऊपर वाले के सामने जमा होना है। अल्लाह ताला सबके हाथों में उसका अमाल नामा थमा देगा और हम इंसान हैरान होंगे कि इस अमाल नामे में राय बराबर नेकी और बदी भी मौजूद होगी। लेकिन ये अल्लाह ताला का वादा है जो हर हाल में पूरा होगा और इस अगली दुनिया में हर कोई अपने अमाल के मुताबिक जगह पाएगा। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। हाँ, वो अवधी दुनिया है और यह ज़िंदगी है दर हकीकत हमें इस दुनिया के लिए दी गई। हम अपनी अगली ज़िंदगी की खातिर ज़्यादा राह इकट्ठा करें। लेकिन अब्बा जी, पीर साहब तो ऐसे नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। फिर वो बड़े शाह साहब ऐसे क्यों हैं? जो बात उनके इल्म में ही ना आए, उसे कैसे रोक सकते हैं वो? फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बज़ाहिर बहुत सरसरी अंदाज में बोली। अब्बा जी, बाहर की तालीम कुछ ना कुछ असर तो दिखाती ही है। अभी एक बेटे की हरकतें सामने आई, पता नहीं दूसरा कैसा होगा। शायद मौलवी साहब बोले थे, इंसान किसी के बारे में क्या अंदाजे लगा सकता है। जरीना बुझकर रह गई। इसका ख्याल था कि मौलवी साहब हैदर अली की तारीफ करेंगे या फिर उसके मुतालिक कोई और बात बताएंगे, लेकिन उन्होंने तो गुफ्तगू ही ख़त्म कर दी। वो चुपचाप उठकर सेहन से चरपाया बिछाने लगी। रात को खुले आसमान तले सीधी लेट कर वो तारे गिनने की कोशिश करती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में तारों और बादलों की आंख मचोली में उलझ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। फिर साईं बाबा की पुरसोस आवाज़ हवा के दोष पर दीवारी फैलांगती हुई अंदर दाखिल हो गई। उठ बैठी। हैदर अली की याद शिद्दत से उभर आई थी। उसका ख्याल ज़हन से झटक देना चाहती थी, लेकिन वो हर रुकावट अबूर करके दंदनाता चला आ रहा था। बारिश का एक कतरा उसके बालों में जज़्ब हुआ तो वो चौंकी और जल्दी जल्दी बिस्तर समेटने लगी। ज़रा सी देर में सबकी आँख खुल गई। अम्मा अब्बा तो कमरे में चले गए। वो दोनों बिस्तर समेटने और चारपाइयाँ उठाने लगी। अच्छी भली नींद बर्बाद हो गई। रज़िया बड़बड़ाते कमरे में चली गई, लेकिन वो वहीं बरामदे के तख्त पर बैठ गई थी। लेकिन वो वहीं बरामदे के तख्त पर ही लेट गई। पता नहीं शाहजी क्या फ़ैसला करते हैं, वो सोचने लगी। और एक इनके फैसले से क्या होता है, असल में तो पीर साहब का फैसला है और इनकी हर बात पत्थर पर लकीर होती, जबकि वो पहले ही फौजिया के हक में फैसला कर चुके हैं। फिर भी पता नहीं क्यों साईं बाबा की बात याद आ जाती है। वो दिल को कदरे सुकून महसूस हुआ था। फिर वो आए और सिसकियाँ सोचते सोचते वो नींद की वादी में उतर गई। हैदर अली रात भर सो ना सका। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके कदमों तले अंगारे बिछा दी हों। अगर रजब अली को अपने किए पर ज़रा भी नदामत होती तो वो चुप कर जाता, लेकिन जब वो बार बार अपने फेल को गैरतमंदी पर महमूल करने लगा तो हैदर अली के सब्र का पैमाना लबरेज होता गया। एक वाक़ये ने उनके दरमियान वसी खली छायल कर दी थी। सारी रात वो रॉकिंग चेयर पर बैठा झूलता और सिगरेट फूंकता रहा। गुस्सा और दुख उसके वजूद के एक एक बंद में जैसे मौजें मार रहा था। सुबह का वक्त उसने बामुश्किल काटा था। जैसे ही सफ़ेद दस्तहर नमदार हुआ, वो ज़ेबुन्निसा के कमरे की जानिब बढ़ा। दो तीन मरतबा दस्तक के जवाब में जब किसी ने अंदर से आने को नहीं कहा तो उसने हल्का सा दबाव डालकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। ज़ेबुन्निसा मिसेरी पर दराज बेखबर सो रही थी। वो दरवाजे से ही वापस पलट आया। आधे घंटे बाद वो दोबारा उसके कमरे में दाखिल हुआ तो अभी वही सूरत हाल थी। वो पलटने लगा, फिर रुक गया। ये कैसे हो सकता है कि इस सूरत हाल में आप ही इतनी बेफिक्र होकर सो जाएं? उसने सोचा था। उसका जहन उलझ रहा था। कहीं कोई गिरा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। कुछ देर वो इसी शीशोपंज में मुब्तला रहा और आगे बढ़कर ज़ेबुन्निसा को जगा दे या फिर सोया रहने दे। फिर ये सोचकर पलट गया कि वो सचमुच इतनी बेफिक्री से सो रही है तो ये उसके लिए
तो ये उसके लिए बेहतर ही है। हाँ, अगर मजीद कुछ देर तक वो ना जागी तो उसे जगा देगा। वो वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन उसका जहन मुसलसल ज़ेबुन्निसा की तरफ ही लगा हुआ था। उसका यूं सो जाना एक गैर मामूली बात थी जो बार बार हैदर अली को परेशान कर रही थी। जब बेचैनी हद से बढ़ गई तो फिर वो ज़ेबुन्निसा के कमरे की जाने बढ़ा। दरवाज़ा एक मरतबा फिर हल्के से दबाव से खुल गया। उसने अंदर झांका तो यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में वक्त थम गया हो, जैसे इतने सामान से भरे हुए के बावजूद वो कमरा खाली हो। और उसे अपनी गुज़िश्ता रात की सोच याद आ गई थी। वक्त तो मुसलसल आगे बढ़ने का नाम है। हरकत में ज़िंदगी है, ठहराव और जमूद है। और इस वक्त कमरे की हर चीज़ साकित हो चुकी थी। जितना इंसान बेजान चीज़ों में भी मुतहरिक पैदा कर देते हैं। फिर जब ज़िंदगी फना के और फिर जब ज़िंदगी फना के घाट उतरती है तो लम्हे रुक जाते हैं। बेजान चीज़ें कायम रहते हुए भी फना हो जाती हैं। बिल्कुल यूं जैसे चांद अपनी चमक दमक के लिए सूरज का मोहताज होता है। आदम जिस दिन सूरज को फना ने आ दबोच लिया, उसी दिन चांद का वजूद भी बेमानी हो जाएगा। कमरे में लम्हों के साकित हो जाने का एहसास होते ही हैदर अली का दिल बुझ गया था। इस वक्त वो बिल्कुल खाली और जहनी की कैफियत में मुब्तला था। चंद कदमों का फासला कोसों पर मुहित हो गया। इसके लिए हर एक कदम अजल था, हर एक गाम जिंदगी। और फिर अजल के हाथों ने जिंदगी को शिकस्त दे दी। नाइट बल्ब की जर रोशनी में भी अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो कभी की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। चेहरे पर हल्की सी नीलाहट ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उस पर क्या बीत चुकी है। चंसानी हैदर अली सुन्न होकर रह गया। उसके साफ जवाब दे गए। वो यकटक ज़ेब निसा की तरफ देखे गया। उसके सफ़ेद कपड़ों पर लगे खून के धब्बों से हल्की सी बू उठ रही थी और सफ़ेदी चादर पर उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर अबड़ी सकून था। पता है अली कौन आया है? दीवारें चिल्लाने लगी। मौत के हरकारे आए हैं। सुन रहे हो उनके कदमों की चाप? मैं उन्हीं की मुंतजिर थी। वो जान की बाजी लगाकर भी मुझे आज़ाद करवाने का बंदोबस्त कर गया है। तुमने आज रात को तारा टूटते देखा है? आयना बोला था। नहीं, तुम नहीं देख सकते। मुझे खबर है कि तुमने नहीं देखा। हवेली के दरो दीवार के बीच मामूल के मुताबिक काम शुरू हो चुका था। पीर साहब अभी भी कुरान पाक बंद करके अपनी ख्वाबगाह से बाहर निकले थे। रजब अली और सखावत अली घुड़सवारी जाने के लिए तैयार खड़े थे जब हैदर अली वहां पहुंचा। अली भाई, सखावत उसे देखकर खिल उठा। आज आप जल्दी जाग गए। हमारे साथ राइडिंग पर चले जाएं। आप होते हैं तो राइडिंग का लुत्फ दुबाला हो जाता है। हैदर अली ने उसे यकसर नज़रअंदाज कर दिया और रजब अली के मुकाबले आ खड़ा हुआ। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को नजरों ही नजरों में तोलते रहे। फिर हैदर अली गोया, आपका ख्याल है कि आप जीत गए? नहीं, ज़ेबियापी के साथ जो कुछ भी किया है ना, वो नाकाबिले माफ़ी। अगर तुम मेरे भाई ना होते अली तो इस वक्त ज़मीन के ऊपर यूं तनकर ना खड़े होते। आपको इन रिश्तों का एहसास है? बहुत तलखी से गोया हूँ। नहीं, मौत के हर कार्य को किसी का भी एहसास नहीं होता। इसका काम तो सिर्फ मौत बांटना होता है, जो आप इस घर में बांट रहे हैं। आप ही के कत्ल पर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ओह! रजब अली ने गहरा सांस लिया। क्या हुआ ज़ेबियापी को? सखावत के लहजे पर यह बात नाकाबिले यकीन थी। वो बिल्कुल ठीक थी। कल रात तक तो उनसे मैं बातें करता रहा, देर तक उनके पास बैठा रहा। रजब अली ज़ेबुन्निसा की वफ़ात का बाकायदा ऐलान कर दो, और ये भी कि इस बात का इल्म सुबह के वक्त सबसे पहले हैदर अली को हुआ। पीर साहब ने हुक्म दिया। कितने संगदिल, किस कदर बेहिस लोग हैं आप! हैदर अली चिल्लाया था। अपने हाथ का पाला हुआ कुत्ता मर जाए तो इंसान उसकी मौत पर भी अफसरदा हो जाता है, लेकिन आप ही को कत्ल कर देने के बाद भी कि आप लोगों की पशेमानियों पर शर्मिंदगी की एक लकीर, दुख का जरा सा भी साया नहीं। कत्ल? सखावत ज़ेरे लब बोला। वो कोई बात नहीं समझ पा रहा था। हैदर अली से कत्ल तो नहीं किया गया और ना ही सजा दी गई। पीर साहब ने कतई अंदाज में कहा। वो इस दरो दीवार से आज़ादी चाहती थी तो हमने उसके लिए नया घर तामीर कर दिया। हमारे बस में इस कदर आज़ादी देना था, इसलिए आइंदा हम तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज कभी ना सुने। अपनी औलाद और ख़ुद अपने से भी ज़्यादा हमें अपनी और इस हवेली की इज़्ज़त अजीज़ है। हम किसी को भी ये इज़्ज़त खाक में मिलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। बाबा जान, इस हवेली की इज़्ज़त मुझे भी बहुत प्यारी है, लेकिन इंसान जज्बात और एहसासात से ज़्यादा नहीं। आज तो मैं खामोश हो रहा हूँ क्योंकि अब वक्त पलट नहीं सकता, लेकिन आइंदा हम भाईचारे इकट्ठे ना हो सकें। आज से मेरी रस्मों रिवाजों और इनके अलमबतारों से खुली जंग है। सुबह जरीना की आंख खुली, अफरा तफरी गैर मामूली चहल पहल की वजह से। एक आंख खोलकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। जहन में कुछ औरतें जमा थीं और अपनी अपनी बोलियां बोल रही थीं। ओहो, अब उठकर अंदर कमरे में जाना पड़ेगा। उसे उलझन महसूस होने लगी। इन औरतों को भी और कोई वक्त नहीं मिला आने को। उठने का इरादा करने के बावजूद वो कसलमंदी से वहीं पड़ी रही। नींद एक मर्तबा फिर हमलावर हो रही थी, लेकिन इन औरतों की ऊंची आवाज़ों से कानों में जैसे चुभ रही थी। मुलानी जी, पता नहीं इस गांव को किसकी नज़र लग गई। मासी बरकतें कह रही थी। क्या यही घड़ी रह गई थी देखने को? या मौला रहम फरमा।
मासी तुम आहिस्ता आवाज़ में तल्ब कर लो रहम। तो भी अल्लाह ताला तो क्यों तो भी अल्लाह ताला तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच जाएगी। और झुंझलाकर बंद आंखों के साथ बोली, ज़रूर तुमने मेरा सर खाना है। उठो अब, अम्मा ने उसे डपटा। क्या नहुसत फैला रखी है, सुबह के वक्त सोकर। उसने सुनी अनसुनी करके करवट बदल ली। उठो जरीना, रजिया ने उसे झंझोड़ दी। क्या मुसीबत है, उसने रजिया कहा झटका। एक तो सुबह सुबह सारा गांव सर पर सवार हो गया, ऊपर से तुम हड्डियां चुरमुरा रही हो। उठो जल्दी करो, छोटी बीबी का इंतकाल हो गया। उसने जरीना को बुरी तरह झंझोड़ दी। तो मैं क्या करूं, वो झिला गई, फिर जैसे उसे होश आए। क्या, ज़ेबुन्निसा का इंतकाल हो गया? वो एक झटके से उठ बैठी, सारी नींद गायब हो चुकी थी। कब हुआ, तुम्हें किसने बताया? ये जो इतनी औरतें जमा हैं इसीलिए तो आई हैं। मैं पूछ रही हूँ कि कब इंतकाल हुआ और कैसे हुआ। रात को ठीक ठाक सोई थी, पता नहीं सुबह न क्या हुआ, पता चला कि वफात पा गई। ओ खुदाया, उसने सर पकड़ ली। अम्मा और मैं हवेली जा रहे हैं, तुम चलोगी? जरीना का जहन मफलूज हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस मौका पर उसे क्या करना चाहिए। तुम नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं जाऊंगी, वो हौले से बोली थी। पता नहीं शाहजी की क्या हालत होगी, उन्हें तो बहुत मोहब्बत थी अपनी बहन से। रजिए कब रजिया घबरा गई। तुमने ज़रूर ढंढोरा पीटा है, सारे मोहल्ले को सुना दो ये बात। मेरा जहन काम नहीं करा। तो बेहतर है कि कहीं घर पर रह जाओ, वहाँ कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो फिर अपने साथ बाकी सबको भी मुसीबत में डाल दोगी। नहीं रजिया, ऐसी बातें तो मैं सिर्फ तुमसे कहती हूँ, और तुम किसी के सामने नहीं कहती। इसके अंदाज में इतनी मासूमियत थी कि रजिया को उस पर बेख्तियार प्यार आ गया। अच्छा फिर जल्दी उठो। वो चलकर तख्ते उतरी और फिर जल्दी से तैयार होने लगी। अम्मा चलना नहीं है। चंद मिनट में वो उसके सामने थी। चलो, अम्मा ने पाँव चप्पल में डाले थे। अचानक क्या हो गया ज़ेबुन्निसा को? रज़िया के साथ हवेली की तरफ कदम बढ़ाते हुए ज़रीना मद्दम आवाज़ में बोली, क्योंकि औरतों का खासा बड़ा हजूम इनके गिर्द ही मौजूद हवेली की तरफ चला आ रहा था। पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ। जब छोटे शाह साहब तुमसे मिले थे तो उन्होंने इस सिलसिले में कोई जिक्र किया था? नहीं, अगर वो बीमार होती तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताते। वैसे उस दिन हम दोनों ही परेशान थे और हमारी मुलाकात भी हमेशा की तरह मुख्तसर ही थी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन शायद आज फौजिया भी वहाँ मौजूद हो। रज़िया ने ख्याल ज़ाहिर किया। ज़रीना के एसाब कशीदा हो गए। मेरा उससे क्या ताल्लुक, इसका क्यों जिक्र करती हूँ? दुश्मनी का बंधन तो सबसे ज़्यादा मजबूत बंधन होता है। होता होगा, लेकिन मेरी उसे दोस्ती है, ना दुश्मनी। मेरे लिए उसके वजूद या उसके होने ना होने की कोई अहमियत नहीं। ये रवैया बहुत अच्छा है, रज़िया ने तबसरा किया। इस तरह न तुम्हें दुख का सामना होगा और ना ही पछतावों का। लेकिन उसे अपनाना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए मुश्किल नहीं। वो खुद को लापरवाह ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका लहजा इसका झूठ ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी था। हवेली के फाटक पर पहुंचकर वो चंद लम्हों के लिए रुक गई थी। चलो जल्दी करो, रज़िया ने उसे घसीटा था। सरीना ने मुतजस्सिस नज़रों से हैदर अली को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें उसे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी थी। बाएं हाथ अपने रिश्तेदारों के दरमियान वो मौजूद था। सफ़ेद शलवार कुर्ते में वो हमेशा से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ज़रीना बेख्तियार हो गई। उसके मामू उसके कंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली दे रहे थे। ज़रीना, तुम पागल तो नहीं हो गई? रज़िया ने फिर उसे आगे की तरफ घसीटा। चलो जल्दी। उसे तकरीबन घसीटते अंदर ले गई। अंदर कोहराम मचा हुआ था। गांव की औरतें बैन कर रही थीं, लेकिन सबसे बुरी हालत हमीदा की थी। वो दोनों बुरके उतार कर वहीं एक तरफ हो गई थीं। ज़रीना इतनी औरतों के दरमियान फौजिया को तलाश करने लगी। एक तरफ मेहरुन्निसा घुटनों पर सर टिकाए रो रही थी। इसके करीब ही बड़ी बेगम थी। उनके आंसू मुसलसल बह रहे थे, लेकिन होंठ बिल्कुल सिले हुए थे। उनसे कुछ फासले पर यास्मीन और फौजिया थीं, जो बुरी तरह रो रही थीं। ज़रीना गहरा सांस लेकर रह गई थी। लम्हे दबे पाँव सरकते जा रहे थे। एक मुलाज़िमा ने सिपाही पकड़ा के और दीगर औरतों के साथ कलाम पाक पढ़ने में मसरूफ़ हो गई थी। फिर अचानक हलचल बढ़ गई थी। रोने और बैन करने की आवाज़ में शिद्दत आ गई। ज़रीना ने सर उठाकर देखा। पीर साहब, रजब अली, हैदर अली और सखावत कमरे में दाखिल हुए। जनाजा उठाने का वक्त हो गया था। ज़रीना यकटक हैदर अली की सिमत देखे गई, जिसके चेहरे पर हुज़्न और मलाल बिखरा हुआ था और जब्ते गिरिया से आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया। उसने बहुत दफ़ा हैदर अली को परेशान होते देखा, लेकिन उसे कभी इस तरह दुखी नहीं देखा था। कितने पल गुजर गए। वो सफ़ेद कफन में लिपटी ज़ेबुन्निसा की तरफ देखे गया। फिर कलमा शहादत का वेट बुलंद करते जैसे वो होश में आया और जनाजे को कंधा देकर बाकी सबके साथ बाहर ले गया था। बाकी अगली किस्में मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।